नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत में आज से हम एक नया सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं, 1 मिनट एक खबर। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सफर। नेपाल में एक बार फिर जेनजी आंदोलन की आग भड़क उठी है। इस बार निशाने पर है यूएमएल नेता महेश बस्त्रेत। आरोप है कि उन्होंने पिछले जेनजी आंदोलन के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का खुलकर समर्थन किया था, जिसमें युवाओं में पहले ही नाराजगी का लावा उबल रहा था और अब वही लावा फट चुका है। इस बार आंदोलन का केंद्र बना है बारा जिला। सेमरा एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़, नारों और विरोध प्रदर्शनी ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। यूएमएल नेता महेश बस्त्रेत और शंकर पौंडेल को बारा आना था, लेकिन जैसे ही उनके आने की घोषणा हुई, जेनजी समर्थक सड़क पर उतर आए। एयरपोर्ट को घेर लिया गया और हालात बेकाबू होते चले गए। एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन भीड़ बढ़ती गई। स्थिति हाथ से निकलती देख जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने दोपहर 12:30 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया। पूरी तरह से पाबंदी, किसी भी तरह की भीड़ जुटान या समूह गतिविधि पर सख्त रोक। कर्फ्यू लगते ही सेमरा एयरपोर्ट की सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। नेपाल का राजनीतिक तापमान फिर उबल रहा है। जेनजी आंदोलन दोबारा भड़क चुका है और इस बार चिंगारी है यूएमएल नेता महेश का नाम। आरोप यही है कि पिछले आंदोलन में बस्त्रेत के चुनावी दौर में केपी शर्मा ओली सरकार का समर्थन किया था और युवाओं ने इसे विश्वासघात माना। कई महीनों से राजनीतिक पारदर्शिता, रोजगार और सिस्टम सुधार की मांग कर रही जेनजी की भीड़ अब फिर सड़कों पर लौट आई है और नया धमाका हुआ है बारा जिले में। सेमरा एयरपोर्ट के बाहर हजारों युवाओं का हुजूम, हाथों में बैनर और बस्त्रेत के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। यूएमएल नेताओं बस्त्रेत और शंकर पौंडेल को बारा पहुंचना था, लेकिन इससे पहले ही एयरपोर्ट को घेर लिया गया। नेपाल के बारा जिले में हालात बेकाबू हो चुके हैं। जेनजी प्रदर्शनकारी और सीपीएन यूएमएल कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और देखते ही देखते क्षेत्र में हिंसक झड़पें भड़क उठी। पिछले 24 घंटे से जारी तनाव आज विस्फोटक हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूएमएल कार्यकर्ताओं ने पहला हमला उन्हीं पर किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट शुरू हो गई। जेनजी नेताओं का दावा है कि दर्जनों युवा घायल हुए हैं और उन्होंने यूएमएल नेताओं की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें यूएमएल ने बदला। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बर्रा बंद रहेगा। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया। इलाके में पुलिस और सशस्त्र बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कर्फ्यू कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा को रोकने के लिए जरूरी कदम है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बर्रा में यह टकराव एक जिले तक सीमित रहेगा या नेपाल में जेनजी आंदोलन की नई लपटें और उभरेंगी। नेपाल में एक बार फिर जेनजी आंदोलन भड़क उठा। इस दौरान हर जगह हिंसा और आगजनी देखी जा रही है। इस बार आंदोलनकारियों का गुस्सा यूएमएल नेता महेश बस्त्रेत के खिलाफ है। उन पर आरोप है कि महेश ने पहले हुए जेनजी आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का समर्थन किया था। इसे लेकर इलाके में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ था। अब की बार आंदोलन के केंद्र में बारा जिला है। बीते दिनों में सेमरा एयरपोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन देखा गया। जेनजी आंदोलन से पिछले कई महीनों से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। युवाओं की राजनीतिक पारदर्शिता, रोजगार और शासन सुधार से जुड़ी मांगों को लेकर जेनजी आंदोलन शुरू हुआ था। हालांकि पहला आंदोलन अंतिम सरकार के बाद समाप्त हो गया था, लेकिन अब ये नया आंदोलन यूएमएल नेता महेश बस्त्रेत का पुराने आंदोलन के समय सत्ता पक्ष का साथ देना युवाओं में विशेष नाराजगी का कारण हो रहा है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिस पर 48 लाख रुपए बरामद हुए। जांच में खुलासा हुआ कि यूनिवर्सिटी ने एनएएसी की
फर्जी मान्यता दिखाकर छात्रों के साथ धोखाधड़ी की और ट्रस्ट के करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। यही नहीं, घटनाक्रम के बाद एआईयू ने अल्पलय यूनिवर्सिटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी। अब यूनिवर्सिटी अपने प्लेटफॉर्म पर एआईयू का लोगो भी नहीं इस्तेमाल कर सकती है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट का एक और बड़ा सच सामने आया है। आरोपी उमर नबी का कबूलनामा वीडियो एजेंसियों के हाथ लगा है। 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में उमर खुद बता रहा है कि वो कैसे फिदाइन बना, कैसे तैयार हुआ और धमाके से पहले घर से कैसे निकला। जांच एजेंसियों को उमर के फोन से 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे वीडियो मिले हैं। साथ ही पता चला है कि मॉड्यूल एक एनक्रिप्टेड सिग्नल ग्रुप पर प्लानिंग तैयार करता था। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में आज डबल एक्सक्लूसिव खुलासा। एक तरफ ईडी ने अल्पलय यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया और दूसरी तरफ आरोपी उमर नबी का फिदायनी सच सामने आया। ईडी की छापेमारी में अल्पलय ग्रुप के 19 ठिकानों से 48 लाख रुपए कैश, फर्जी दस्तावेज और संदिग्ध डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी ने NAAC की फर्जी रेटिंग दिखाकर दाखिला लेने वाले छात्रों से धोखाधड़ी की और करोड़ों रुपए ट्रस्ट से बाहर निकाले गए। इसी बीच एआईयू ने सख्त कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है। अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट की उस कड़ी की जिसने जांच को नई दिशा दी। उमर नबी का कबूलनामा वीडियो। 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में उमर खुलकर बता रहा है कि वो कैसे मॉड्यूल का हिस्सा बना, कौन उसे तैयार करता था और धमाके से पहले उसने क्या किया। जांच एजेंसियों को उमर के फोन से 12 से ज्यादा कट्टरपंथी वीडियो और सिग्नल ऐप पर एक गुप्त चैट ग्रुप भी मिला है जिसकी जांच जारी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में जांच पुलिस ने तेज कर दी है। लालकोट में हुए ब्लास्ट के तार देवबंद से भी जुड़ रहे हैं। एक तरफ जहां एजेंसियों ने दिल्ली में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही आतंकियों की साजिश नाकाम कर दी, वहीं अब स्पेशल सेल आईबी और एटीएस की संयुक्त टीम ने देवबंद से फरीदाबाद की अल्पलय यूनिवर्सिटी के छात्र को उठाया है। देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा निवासी छात्र अहमद रजा MBBS 3य वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 5 दिन पहले ही देवबंद आया था। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान अहमद रजा के तार दिल्ली के लालकोट के पास हुए धमाके से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों को उसके पास से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने के साथ ही डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल से उसके संपर्क होने के भी प्रमाण मिले हैं। कॉल डिटेल से इनके बीच कई बार बातचीत होना पाया गया है। हालांकि संयुक्त टीम ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल छात्र से गहनता से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो काफी दिनों से घर नहीं आया था। दिल्ली धमाके के बाद 5 दिन पहले ही वो अचानक देवबंद पहुंचा। डॉक्टर आदिल से जुड़े नेटवर्क खंगालने में जुटी जांच एजेंसियों के रडार पर सहारनपुर जनपद के 15 और डॉक्टर भी शामिल हैं। बीते 10 नवंबर को लालकोट मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी Hyundai i20 कार में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें करीब 15 लोगों की मौत और कई घायल हुए, जिसके बाद जांच की टीम एक्शन में आ गई। जांच एक के बाद एक नई परतें खोल रही है। वहीं ब्लास्ट मामले में NIA को बड़ी सफलता हाथ लगी है। NIA को 4 मुख्य आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मिल गई है। आरोपियों में डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन और मौलवी इरफान अहमद शामिल हैं। NIA का कहना है कि ये चारों आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के करीबी सहयोगी हैं और विस्फोट की योजना बनाने में ठोस भूमिका निभाई है। कोर्ट के आदेश के बाद अब एजेंसी इन आरोपियों से डिजिटल फोन, फंडिंग स्रोत और संवादों की तह तक पूछताछ करेगी। खुलासा होने अभी बाकी है। सवाल ये भी है कि जांच में और कितने नाम सामने आएंगे, आखिर देश में और कितने सांप पल रहे हैं। अभी बहुत खुलासा होना बाकी है। देखना होगा कि ये जांच देश तक ही सीमित रहेगी या देश से बाहर भी दुश्मनों को ठिकाने लगाएगी। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह और पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह और बिहार की राजनीति का वो पल जिसे देखने पर पूरा माहौल थम गया। नीतीश कुमार ने जैसे ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके कदम पीएम को छोड़ने हेलीपैड गए और सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़े। नीतीश झुक गए, मोदी ने उन्हें पैर छूने से रोक दिया। राजनीतिक हलकों में दृश्य बिजली की तरह फैल गया, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो अपनी दूरी, अपनी गरिमा और अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज का दृश्य बिल्कुल अलग था। भावुक बदले हुए और नए नीतीश कुमार। शपथ के बाद नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के विकास के लिए
मिलकर काम करूंगा, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलता रहे, यही कामना है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र बिहार के विकास के लिए हर संभव सहयोग देगा। बीजेपी नेताओं से लेकर एनडीए की पूरी टीम मौजूद थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि नीतीश का पैर छूना क्या ये भावुकता थी, विनम्रता थी? आने वाले दिनों की राजनीति का कोई नया संदेश? बिहार की राजनीति का बड़ा सवाल अब इसी पर टिका हुआ है। पटना के गांधी मैदान में आज इतिहास दोबारा लिखा गया। बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरे नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि बिहार की सत्ता पर नीतीश की लगातार पकड़ और जनता के भरोसे की एक और मुहर मानी जा रही है। गुरुवार सुबह से ही गांधी मैदान राजनीतिक ऊर्जा से भरा दिखाई दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नेताओं का जमावड़ा और एनडीए के समर्थन में उठती नारेबाजी, पूरा माहौल किसी बड़े राजनीतिक पर्व जैसा दिख रहा था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके तुरंत बाद सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित 26 मंत्रियों ने शपथ लेकर नई सरकार का आकार तय कर दिया। लेकिन इस शपथ ग्रहण की सबसे बड़ी झलक और लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, नीतीश कुमार को बधाई दी और फिर मंच से जनता की ओर हाथ जोड़कर आभार जताया। गांधी मैदान में मौजूद भीड़ उस समय और जोश से भर गई जब पीएम मोदी ने अपना पहचान बन चुका गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। नीतीश कुमार की ये 10वीं शपथ है और बिहार की राजनीति में ये संदेश भी कि समीकरण चाहे जैसे बदले लेकिन सत्ता का केंद्र अब भी उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुदर्शन न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट पर जानलेवा हमला और 36 घंटे बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हैरत की बात तो यह है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद, गाड़ी का नंबर साफ दिख रहा है, लेकिन लखनऊ की हाईटेक पुलिस अब तक मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। घटना बेहद सनसनीखेज है। जानकारी के अनुसार जर्नलिस्ट को घर से बुलाकर हमला किया गया। हमलावरों ने पहले उसे जमीन पर गिराया, फिर गले में तार कसकर हत्या की कोशिश की। यह हमले की कोशिश नहीं, सीधा मर्डर अटेम्प्ट था। गाड़ी नंबर UP32 PY5419 से आए आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना के बाद घायल जर्नलिस्ट को गंभीर हालत में लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। परिवार और सहकर्मियों में रोष है कि इतना बड़ा हमला होने के बावजूद पुलिस अब तक खाली हाथ क्यों है। सीसीटीवी फुटेज, वाहन का नंबर, हमलावरों की गतिविधियों के साफ सबूत, सब कुछ होने के बावजूद आरोपी पकड़ से बाहर है। सवाल बड़ा है, राजधानी में मीडिया कर्मी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे होगा? शिमला की संजौली अवैध मस्जिद को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से न तो कोई वार्ता हुई है, न ही कोई कदम उठाया गया। इसी नाराजगी के बीच समिति ने बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। संघर्ष समिति ने स्पष्ट कहा, अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। हालात बिगड़ने के अंदेशे को देखते हुए समिति ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को कल स्कूल ना भेजें। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीते शुक्रवार अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर पुलिस ने संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कर दी। इसी FIR को वापस लेने, मस्जिद की बिजली पानी काटने, गतिविधियां रोकने और बिल्डिंग को सीज करने की मांग को लेकर अनशन चल रहा है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की चुप्पी ने संघर्ष समिति का गुस्सा और बढ़ा दिया है और अब मामला बड़े टकराव की ओर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट और दिल्ली ब्लास्ट के नेटवर्क का एक एक बड़ा चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है और इन चेहरों में एक और बड़ा चेहरा आज सामने आया, मिर्जा शादाब बेग, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा था। NIA के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ये वही शादाब है जो 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट और 2007 गोरखपुर धमाकों में आरोपी था। दोनों मामलों में इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली थी। यहां तक कि 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में भी शादाब बेग का नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों के अनुसार शादाब ब्लास्ट मॉड्यूल का स्लीपर हिस्सा था, जो लंबे समय के बाद फिर से सक्रिय हुआ। एक और नाम सामने आया है जो इस मॉड्यूल की सप्लाई टीम में शामिल था। इंडियन मुजाहिदीन को भारत सरकार ने 2010 में प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था, लेकिन एजेंसियों का मानना है कि इसके कई पुराने मॉड्यूल अब सोशल मीडिया और धार्मिक कट्टरता के जरिए फिर से सक्रिय हो रहे हैं। NIA की ताजा रेड्स में बेहद खतरनाक सामग्री बरामद हुई है।
कार्रवाई के दौरान एजेंसी को हैंड ग्रेनेड से जुड़े कंपोनेंट्स, सल्फर नाइट्रेट बेस्ड केमिकल्स, सर्किट टाइमर और बैटरी कंपोनेंट्स, साथ ही AK-47 राइफल की गोलियां भी मिली हैं। ये बरामदगी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मॉड्यूल किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। कश्मीर कनेक्शन मजबूत हुआ है। कश्मीर टाइम्स ऑफिस पर भी छापेमारी हुई है। NIA ने श्रीनगर के कश्मीर टाइम्स दफ्तर पर छापेमारी की। शुरुआती जांच में पता चला कि कुछ संदिग्ध व्यक्तियों ने यहां से डिजिटल प्लेटफॉर्म और VPN का इस्तेमाल कर एन्क्रिप्टेड चैटिंग की थी। एजेंसी ने वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और हार्ड ड्राइव भी जब्त की है। ये छापा इस बात की पुष्टि करता है कि हमला प्लान करने वाले सिर्फ दिल्ली या हरियाणा में नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर भी फैल चुके हैं। जांच में सामने आया है कि ये पुराना मॉड्यूल 3 हिस्सों में बटा था। दिल्ली लॉजिस्टिक और टारगेट की टीम थी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी मॉड्यूल केमिकल और ID और हैंडलिंग, और साथ ही कश्मीर मॉड्यूल भर्ती, निर्देश और फंडिंग। इन तीनों के बीच लगातार डिजिटल माध्यम से संपर्क हो रहा था। NIA को शक है कि दिल्ली ब्लास्ट के लिए पकड़े गए ये 6 लोग सिर्फ फेस वैल्यू पर काम कर रहे थे, जबकि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क अब भी सक्रिय हो सकता है। जल्दी एजेंसी देश भर में और छापेमारी कर सकती है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय चैट ऐप्स पर पाकिस्तान और खाड़ी देशों से जुड़े हैंडल्स से निर्देश ले रहे थे। दिल्ली से कश्मीर तक दहलाने वाली साजिश अब एक बड़े ऑपरेशन का रूप ले चुकी है और NIA की कार्रवाई हर घंटे नई परतें खोल रही है। भारी हथियार, पुराने आतंकी कनेक्शन, विश्वविद्यालय कनेक्शन और कश्मीर में डिजिटल एक्टिविटी, ये सभी संकेत बता रहे हैं कि देश के अंदर एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था, जिसे समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने क्रैक किया है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि इस नेटवर्क से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अब भी हमारे बीच ही मौजूद हैं, स्लीपिंग सेल्स के रूप में। और ऐसे में उन चेहरों तक पहुंचना, उन आतंकियों तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन हर पल हर क्षण जांच एजेंसी पड़ताल कर रही है। एक तार को दूसरे तार से जोड़कर हर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिसने देश में आतंकी वारदात को करने की साजिशें पाल रखी है, जो देश यानी भारत के लिए गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। और आइए अब अगली खबर यानी नेपाल की तरफ आपको लिए चलते हैं। नेपाल में एक बार फिर जेनजी आंदोलन भड़क उठा है और इस बार इसका केंद्र बना है बारा जिला। सेमरा एयरपोर्ट के बाहर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। UML यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नेताओं महेश बस्त्रेत और शंकर पौंडेल के आगमन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि महेश ने पहले जब जेनजी आंदोलन हो रहा था उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का समर्थन किया था और युवाओं की मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। इसी नाराजगी ने अब दोबारा भड़कते हुए विरोध प्रदर्शनों का रूप ले लिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि UML नेता एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बारा आ रहे थे। जैसे ही उनके कार्यक्रम का शेड्यूल सार्वजनिक हुआ, जेनजी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कॉल टू एक्शन शुरू किया। कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में युवा और छात्र सेमरा एयरपोर्ट के बाहर जमा होने लगे। आंदोलनकारियों ने फिर से धक्का नहीं चलेगा, युवाओं की बात सुनो और राजनीतिक चालें नहीं, जवाब दो जैसे नारे लगाते हुए UML नेताओं का विरोध शुरू कर दिया। भीड़ बढ़ने के साथ ही स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर जाती दिखने लगी। एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़कें बंद हो गई, बैरिकेड्स लगाए गए और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी को वहां पर बुलाना पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में साफ कहा गया कि सेमरा एयरपोर्ट और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में रात 8 बजे तक किसी भी प्रकार की जनसभा, प्रदर्शन या फिर समूह गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन का कहना है कि विरोध की तीव्रता और हिंसक झड़प की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाना अनिवार्य था। कर्फ्यू के फैसले के साथ ही सेमरा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें दिन भर के लिए रद्द कर दी गई।
जिससे यात्रियों को भारी परेशानी भी उठानी पड़ी। कई यात्रियों को सुरक्षा कवरेज के बीच एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया। स्थानीय अधिकारी ये बता रहे हैं कि आंदोलनकारियों का आक्रोश केवल यूएमएल नेताओं की यात्रा को लेकर नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष की लगातार बढ़ती उदासीनता के खिलाफ भी है। जेनजी आंदोलन पिछले कई महीनों से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है। यह आंदोलन मूल रूप से युवाओं की राजनीतिक पारदर्शिता, रोजगार, सरकारी सिस्टम में सुधार, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और युवाओं के प्रति लगातार बढ़ती उपेक्षा जैसे मुद्दों से जुड़ा है। यहां तक कि युवा कह रहे हैं कि अब राजा का जो शासन है पुनः लागू करने की जरूरत है और इसीलिए कई बार इस आंदोलन में आपने राजा आओ देश बचाओ के नारे भी सुने होंगे। नेपाल के युवाओं का आरोप है कि लगातार बदलती सरकारें और नेताओं का वायदा उससे अपने वायदे से पीछे हटना उनकी जिंदगी और करियर पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। महेश बस्त्रेत, जो यूएमएल के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं, पहले भी जेनजी आंदोलन के दौरान निशाने पर रहे थे। युवाओं का मानना है कि बस्त्रेत और कुछ अन्य यूएमएल नेताओं ने उस समय सत्ता के साथ खड़े होकर आंदोलन का मनोबल तोड़ने की कोशिश की थी और इसी वजह से जैसे ही उनके 12 दौरे की घोषणा हुई, पुराना रोष तुरंत ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। कई स्थानीय युवा नेताओं ने आरोप लगाया कि यूएमएल नेतृत्व युवाओं की आवाज सुनने के बजाय अपने राजनीतिक हित साधने में लगा हुआ है और ये विरोध उसी नाराजगी का परिणाम है। सेमरा एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। नेपाल पुलिस, एपीएफ और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि कर्फ्यू के दौरान किसी भी प्रकार की रैली या पब्लिक गैदरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने कुछ स्थानों पर हल्के लाठीचार्ज और धक्का मुक्की की घटनाओं की भी पुष्टि की। हालांकि किसी बड़ी चोट या नुकसान की रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है। कर्फ्यू बढ़ाने पर प्रशासन ने कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक सभी विकल्प खुले रहेंगे। फिलहाल आंदोलनकारी भी सोशल मीडिया पर स्थिति की लाइव अपडेट दे रहे हैं और यूएमएल नेताओं की यात्रा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 12 में अचानक बढ़े तनाव ने पूरे देश का ध्यान फिर से जेनजी आंदोलन की ओर खींच लिया है और राजनीतिक हलकों में चिंता बढ़ गई है कि यह असंतोष आने वाले दिनों में और गहरा सकता है। नेपाल में युवाओं के नेतृत्व वाला यह आंदोलन अब केवल विरोध का मुद्दा नहीं रह गया, ये देश की राजनीति और भविष्य की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और अब आपको महाराष्ट्र की तरफ लिए चलते हैं, जहां छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित प्रसिद्ध ईशान्य ज्योतिर्लिंग श्री घृणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जगतगुरु जनार्दन स्वामी महाराज के 36वें पुण्य स्मरण उपलक्ष्य में एक भव्य जन शांतिक धर्म समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह जगतगुरु स्वामी शांति गिरि जी महाराज के मार्गदर्शन में 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक एलोरा क्षेत्र में चल रहा है। इस विशाल जन शांति धर्म समारोह में जप अनुष्ठान, महायज्ञ, अभिषेक, हस्तलिखित जाप, अखंड नंद दीप, भागवत पारायण और संत संघ जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से संत समाज और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहां पहुंच रही है। इस पूरे आयोजन को लेकर जगत गुरु स्वामी शांति गिरि जी महाराज के प्रवक्ता स्वामी विवेकानंद महाराज जी से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान ने खास बातचीत की। कर्मयोगी जगतगुरु जनार्दन स्वामी मोहनगिरी जी महाराज का पुण्य स्मरण श्री क्षेत्र वेरुळ में संपन्न होने जा रहा है। इसी पुण्य स्मरण को लेकर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी है। महाराज जी क्या बताएंगे, जगतगुरु जनार्दन स्वामी का जो पुण्य स्मरण है वो श्री क्षेत्र वेरुळ में महामंडलेश्वर जगतगुरु
शांतिगिरी जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। किस तरीके से इसका आयोजन किया गया? पूज्य जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी की पुण्यतिथि समारोह हर साल एलोरा या अलग अलग जगह संपन्न होता है। इस साल कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, पूर्ण ज्योतिर्लिंग है, उसके सानिध्य में पूज्य जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी के उत्तराधिकारी पूज्य जगत गुरु स्वामी शांतिगिरी महाराज जी की प्रेरणा से एवं उनकी उपस्थिति में पूज्य जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ओम जगत गुरु जन शांति समारोह का आयोजन किया है। 8 दिन के इस आयोजन में यज्ञ अनुष्ठान समारोह संपन्न होने वाला है। तो 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये प्रोग्राम एलोरा कृष्णेश्वर महादेव के सानिध्य में एलोरा छत्रपति संभाजीनगर में संपन्न होगा। महाराज जी, इस प्रोग्राम को लेकर जो है लाखों की संख्या में जो है भक्त आते हैं, उनकी किस तरीके से व्यवस्था रहेगी और ये प्रोग्राम किस तरीके से मनाया जाएगा? इस समारोह में पूरी व्यवस्था जिला निहाय करने का मानस पूरे समिति ने रखा था। उसी तरफ से समिति के माध्यम से पूरा आयोजन नियोजन चल रहा है। 7 दिन की इस समारोह में अनुष्ठान है, जिसमें हजारों माता बहन जी और पुरुष भाई बहन सब उसमें सम्मिलित हो गए, जिनको 7 दिन मौन रहेगा। फलाहार का व्रत करके 111 करोड़ नाम जप वह संपन्न होगा। साथ ही साथ 751 कुंडात्मक शिव शक्ति मनोवांछित अति रुद्र स्वाहाकार महायज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें 11 करोड़ 1 करोड़ 11 लाख 1 करोड़ 11 लाख आहुति का हवन होगा और 751 कुंड जो यज्ञ के बनाए जा रहे, उसके लिए राजस्थान के कुछ कारीगर आके पूरा घास का यज्ञ मंडप भी बनाने का कार्य चल रहा है। निश्चित तौर पर अब देख सकते हैं कि जगत गुरु जनार्दन स्वामी के इसी पुण्य स्मरण के अवसर पर जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज द्वारा जो ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, इसके माध्यम से हिंदू राष्ट्र को लेकर और कैलाश मानसरोवर ये भारत की भूमि में ही है और वो रहेगा, इसी को लेकर जो है ये प्रयास जो है यहाँ पर इस अनुष्ठान और ये जप नाम समारोह से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज। और चलिए इसी के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।